Okay everyone, I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 3, Ruling the Countryside. This is from History 8th Standard CBSE and this would be the second part and last part of this chapter. In the previous part, we came to know about some of the policies or the revenue systems of Britishers which they adopted to get higher income from our country. Today I am going to start from page number 30. क्रॉप्स फॉर यूरोप. हम ये जानेंगे आज कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने, पहले तो हम ये पढ़ चुके हैं, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, मुनरो सिस्टम था. ये कुछ ऐसे सिस्टम थे जो ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा रेवेन्यू पाने के लिए अपनाए थे और किसानों को एक्सप्लॉइट करने के लिए अपनाए थे. अब हम ये जानेंगे कि वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर किस तरीके से यहाँ के किसानों से वो फसलें उगवाने में कामयाब हो पाए जो वो अपने यूरोप के बेनिफिट के लिए चाहते थे. द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज, ब्रिटिश ये बात जान चुके थे, द कंट्री साइड कुड नॉट यील्ड रेवेन्यू, कि जो कंट्री साइड जो गांव देहात है वो ना सिर्फ ज़्यादा रेवेन्यू या ज़्यादा इनकम उनको दिला सकता है बल्कि वो यहाँ से उन फसलों को भी उगवा सकते हैं जो फसलें यूरोप में रिक्वायर्ड थी. बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो. 18th सेंचुरी जब ख़त्म होने जा रही थी, 1780-90 का जो समय था, तो कंपनी जो थी वो हर संभव कोशिश कर रही थी अब कि एक्सपैंड किया जी कि जो ओपियम, जो अफीम और इंडिगो, नील, इन दोनों चीज़ों की जो खेती है उसको इंडिया में ज़्यादा एक्सपैंड किया जा सके ताकि यूरोप की ज़रूरतों को यहाँ से पूरा किया जा सके. इन द सेंचुरी एंड ए हाफ, आगे आने वाले जो सेंचुरी थी उसके हाफ तक जो ब्रिटिश थे वो ज़बरदस्ती किसानों से देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी फसलें उगवा रहे थे जिनकी उनको ज़रूरत थी, जैसे जूट बंगाल में, आसाम में टी, शुगर केन जो यूनाइटेड प्रोविंस जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर, वीट पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र में, और पंजाब और राइस जो कॉटन जो था वो पंजाब और महाराष्ट्र में, राइस इन मेड्रास. हाउ वॉज दिस टू बी डन, ऐसा कैसे हो पाया? द ब्रिटिशर्स जो थे वो अलग अलग मेथड्स यूज़ करते थे कि टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड, उन फसलों के एक्सपैंड करने के लिए, मतलब किसानों को अपने हिसाब से वो कन्विंस करते थे या उनसे ज़बरदस्ती करते थे या अलग अलग मेथड अपनाते थे कि यहाँ के किसान, इंडिया के किसान उन फसलों को अपने खेतों में ग्रो करें जिन फसलों की यूरोप में ज़रूरत थी. इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं. डज कलर हैव ए हिस्ट्री, यहाँ पर आपको एक पिक्चर्स दी गई हैं, दो डिज़ाइन दिए गए हैं क्लॉथ के, तो क्या यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या कोई कलर होता है, उसकी भी कोई हिस्ट्री हो सकती है. फिगर 5 and 6 आर 2 इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट. यहाँ पर कॉटन प्रिंट के दो डिज़ाइन दिखाए गए हैं. जो इमेज 5 है लेफ्ट में वो ये दिखा रही है कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया. On the right is a floral cotton print designed and produced by William Morris. एक आप फेमस पोएट और आर्टिस्ट था 19th सेंचुरी में ब्रिटेन का, उसने बनाया है ये डिज़ाइन. देयर इज़ वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट्स, बोथ यूज़ ए रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड इंडिगो. दोनों ही डिज़ाइन में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में किसका इस्तेमाल किया है, रिच ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है जिसको इंडिगो कहा जाता है, नील कहा जाता है. अब हम ये जानेंगे कि हाउ द कलर वॉज प्रोड्यूस, कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता था. द ब्लू कलर दैट यू सी इन दिस, यहाँ पर जो आप ब्लू कलर देख रहे हो, ये जो प्रिंट में एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है जिसका नाम होता है इंडिगो, उस पौधे से ये मिलता है. इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज इन मॉरिस प्रिंट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट कल्टिवेटेड इंडिया. ऐसा माना जाता है कि ये जो मॉरिस ने अपने प्रिंट में यूज़ किया है 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में, इस पौधे को इस इंडिगो को भारत में प्रोड्यूस किया गया था और उस पौधे से इंडिगो, ये जो नील था, ये ब्लू डाई जो थी वो बनाई गई. फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट, इंडिया जो था बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम. इंडिया जो था उस समय पर सबसे बड़ा इंडिगो का सप्लायर माना जाता था पूरी दुनिया में. वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, सिर्फ भारत में बने हुए ही नील की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों थी?
इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमरली इन ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं, उष्णकटिबंधीय जो एरियाज़ होते हैं, उनमें ही ये जो पौधा होता है ये अच्छे से ग्रो करता है। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज। 13th सेंचुरी में भारत का ये जो इंडिगो था, इसको कपड़ों, जो इटली में जो मैन्युफैक्चर हुआ करते थे, फ्रांस में, ब्रिटेन में, वो इसको डाई करने के लिए, कपड़े को डाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वॉज टू हाई। हालांकि भारत का ये जो नील था ये बहुत ही कम मात्रा में पहुंचा करता था यूरोप की मार्केट्स में, और इसीलिए कम होता था, इसलिए उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता था। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल वुड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज। इसीलिए जो यूरोप के क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, कपड़ा बनाने वाले जो मर्चेंट्स थे, उनको कि दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहना था। एक दूसरा पौधा होता है जिसको बोलते हैं वुड, तो उस पौधे से वो वॉयलेट और ब्लू डाइज बनाया करते थे। Being a plant of temperate zone, wood was more easily available, क्योंकि टेम्परेट जोन, यूरोप जो है वो टेम्परेट जोन में आता है, तो इसलिए जो ये पौधा था ये इजीली मिल जाता था यूरोप में। इट वॉज ग्रोन इन नदर्न इटली, और ये कुछ ही एरियाज़ में उगाया जाता था, नदर्न इटली में, सदर्न फ्रांस में, और जर्मनी और ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में। वरिड बाय द कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंडिगो, वुड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप परसुएडेड देयर गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। अब यूरोप में जो ये वुड का पौधा उगाने वाले प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने बढ़ते हुए जो कंपटीशन था कि भारत का जो इंडिगो भारत का जो इंडिगो यूरोप की मार्केट्स में पहुंचेगा, तो उनके द्वारा बनाया हुआ जो वुड का डाइस थी उसको कोई नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट को मनाने की कोशिश की और प्रेशराइज किया कि जो इंडियन इंडिगो है उसके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया जाए, ताकि वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो सिर्फ वुड को ही इस्तेमाल करें डाई करने के लिए। क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज ए डाई। जो कपड़ा डाई करने वाले थे वो प्रेफर करते थे इंडिगो को, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, एक रिच कलर देता था, जबकि जो वुड से बनी हुई डाई होती थी वो हल्की होती थी, डल होती थी और येलोइश होती थी। बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स persuaded their government to relax the ban on indigo import। उसके बाद यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स जो थे 17th सेंचुरी में, उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को परसुएड किया, मनाने की कोशिश की कि वो जो बैन लगाया गया था इंडियन इंडिगो पर उसको हटा दिया जाए, ताकि ये इंडियन इंडिगो वहाँ पर पहुँचे और वो अच्छे क्वालिटी का जो डाई है उसका इस्तेमाल कर सकें। द फ्रेंच बिगन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सैन डोमिंगो इन द डोमिंगो इन कैरिबियन आइलैंड, the Portuguese in Brazil and English in Jamaica and the Spanish in Venezuela. Indigo plantations also came up in many parts of North America। फिर जो फ्रांस था उन्होंने कॉलोनी बना रखी थी कैरिबियन सी में, कैरिबियन समुद्र में बहुत अलग अलग आइलैंड्स हैं, जैसे कि सैन डोमिंगो है कैरिबियन आइलैंड, और पोर्तुगीज जो लोग थे उन्होंने ब्राज़ील में इसकी खेती बाड़ी, इसके प्लांटेशन शुरू किए। जो इंग्लिश थे उन्होंने जमैका में, और जो स्पेनिश थे उन्होंने वेनेजुएला में। ये इन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी यूरोपियन लोगों ने, तो वहाँ पर ये अपने हिसाब की खेतीबाड़ी करवाया करते थे। इंडिगो प्लांटेशंस आल्सो केम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो ये प्लांटेशन थे ये काफ़ी हिस्सों में सामने आए, जो प्लांटेशन थे मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका के भी बहुत सारे हिस्सों में ये प्लांटेशन सामने आने लगे। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। 18th सेंचुरी आते आते ये जो इंडिगो की डिमांड थी भारत इंडिगो की वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंड ड्रामेटिकली। ब्रिटेन जो था उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई थी, और उन्होंने कॉटन के प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया। मतलब उनकी जो इंडस्ट्री थी, उनके जो कारखाने थे, वहाँ पर कॉटन बनना शुरू हो गया। एंड क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाई। अब जब कपड़ा बनेगा तो उसको डाई भी किया जाएगा, तो इसलिए नील की ज़रूरत पड़ेगी। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, जब इंडिगो की डिमांड इंक्रीज हो गई, लेकिन जो इसकी एग्जिस्टिंग सप्लाई थी वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से, वो लगातार कोलैप्स होने लगी, वो गिरने लगी। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। अभी इतने सारे जो अलग अलग कॉलोनी से आता था, जो भी कैरिबियन आइलैंड्स थे या फिर अफ्रीका में इनके जो अलग अलग जगह से ये आता था बन के, जो डाई आती थी
इंडिगो की वो कम हो गई। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। बिटवीन 1783 टू 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। पूरी दुनिया में 1783 से लेकर 1789 तक जो भी प्रोडक्शन था इंडिगो का पूरी दुनिया में, वो आधे से भी कम रह गया। क्लॉथ डायर्स जो ब्रिटेन के थे अब डेस्परेटली ये देख रहे थे कि नए कोई सोर्स ढूंढे जाएं जहां से इंडिगो की सप्लाई करवाई जाए। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोड्यूस। अब ये इंडिगो यूरोपियन देशों को कहाँ से मिलेगा। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब ब्रिटेन जो था वो भारत की तरफ रुख करता है। फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर ए वेज टू एक्सपैंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टिवेशन। ये जो नई डिमांड यूरोप में हो रही थी इंडिगो की, नील की, उसके लिए जो कंपनी जो थी वो अलग अलग तरीके खोज रही थी कि किस तरीके से इंडिगो के कल्टिवेशन को भारत में बढ़ाया जाए। From the last decades of 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly. जब आखिरी दशक आए 18वीं शताब्दी के, तो इंडिगो का जो कल्टीवेशन था बंगाल में वो बहुत तेज़ी से फैला। एंड बंगाल इंडिगो केम टू बी डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। और बंगाल का जो बनाया हुआ इंडिगो था, बंगाल में जो बना हुआ इंडिगो था, उसका पूरी दुनिया में वो डोमिनेट करने लगा, पूरी दुनिया में वो छा गया। 1788 तक आते आते सिर्फ जो 30% इंडिगो था, इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। जो 30% इंडिगो जो था वो ब्रिटेन का था। 1788 की बात है। 1810 तक आते आते ये जो प्रोपोर्शन था ये 95% हो गया। मतलब 1810 तक आते आते ब्रिटेन में जितना भी इंडिगो इंपोर्ट किया जाता था उसका 95% इंडिया से जाता था। एज द इंडिगो ट्रेड्स ग्रू, जैसे ही इंडिगो का ट्रेड फैला, व्यापार फैला, जो भी कमर्शियल एजेंट या ऑफिशियल्स हुआ करते थे कंपनी के, बिगेन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। तो उन लोगों ने अब इतना ज़्यादा बड़ा जो व्यापार इसका था इंडिगो का, तो जितने भी व्यापारी थे, कमर्शियल एजेंट थे कंपनी के, उन्होंने इस अंदर इस इंडिगो कल्टीवेशन के अंदर पैसा डालना शुरू कर दिया, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ओवर द ईयर्स मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब। कुछ साल बाद आते आते कुछ समय के बाद जो कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी। एंड जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। अपने इंडिगो के बिजनेस को देखने के लिए उन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स, क्योंकि उनको पता था यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिलने वाला है। एनॉर्मस बड़ी अनगिनत मात्रा में जो स्कॉट्समैन थे या जो इंग्लिशमैन थे वो भारत में आए और वो प्लांटर्स बन गए। बड़े बड़े बागान उन्होंने खरीद लिए और इंडिगो की खेती बड़ी वो करवाने लग गए। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट। जिन लोगों के पास इंडिगो को उगाने के लिए पैसा नहीं होता था वो कंपनी से लोन ले सकते थे या फिर बैंक से लोन ले सकते थे। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, किस तरीके से इंडिगो जो था उसकी कल्टिवेशन होती थी। देयर वर टू मेन सिस्टम, दो मुख्य सिस्टम थे इंडिगो को उगाने के लिए, नील की खेती करने के लिए। एक तो होता था निज कल्टिवेशन, दूसरा था रॉयती सिस्टम। ये जो निज कल्टिवेशन सिस्टम है इसमें जो प्लांटर होगा प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड। जो भी प्लांटर होगा, निज का मतलब होता है अपना, मीन्स जो भी प्लांट का मालिक है, जो भी प्लांटर्स हैं, जिसका भी बागान है, उसका जो मालिक है वो अपने खुद के लैंड के ऊपर, जिस लैंड को वो कंट्रोल करता है उसके ऊपर वो इंडिगो प्रोड्यूस करवाएगा। ही आइदर बोर्ड, या तो वो लैंड को खरीदेगा जिस ज़मीन के ऊपर उसको खेती बाड़ी करवानी है, या उसको वो दूसरे ज़मींदारों से रेंट पर लेगा। एंड प्रोड्यूस लैंड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग एंड हायर्ड लेबरर्स। तो उस ज़मीन के ऊपर वो या तो अपने जिन भी लोगों को वो हायर करेगा उनसे या फिर दूसरे लोगों से दूसरे लोगों को एम्प्लॉय करवा के वो वहाँ पर इसकी खेती बाड़ी करवाएगा। अब ये निज कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम थी? द प्रॉब्लम विद द निज कल्टीवेशन, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया। प्लांटर्स जो थे उनको ये मुश्किल लग रहा था टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन के अंडर में अपने एरिया को एक्सपैंड करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। इंडिगो जो है उसको सिर्फ फर्टाइल लैंड के ऊपर ही ग्रो किया जा सकता है, मतलब नील की खेती ऐसी जगह पर की जा सकती है जो एरिया, जो ज़मीन पहले से बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो। एंड दिस वॉज ऑलरेडी डेंसली, और ऑब्वियस ही बात है जो एरिया पहले से ही फर्टाइल है वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। सिर्फ कुछ खाली पड़ी हुई ज़मीनों को एक्वायर किया जा सकता था, जो भी छोटे मोटे प्लॉट थे।
प्लांटर्स नीडेड, लेकिन जो प्लांटर्स थे, जो बागान के मालिक थे, उनको बड़े लार्ज एरिया चाहिए थे। एंड कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटेशन, बड़े बहुत ज़्यादा लंबे एरिया जिनको आपस में इकट्ठा किया जाए, ऐसे एरिया की ज़रूरत थी प्लांटेशन के लिए। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, अब वो इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनों को वो कहाँ से हासिल कर पाते। एंड दे अटेम्प्टेड टू लीज द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री, ये कोशिश करते थे कि जहाँ पर ऐसी ज़मीन इनको मिल जाए जहाँ पर ये जो इनकी इंडिगो की फैक्ट्री हो उसके पास वाला ही एरिया इनको मिल जाए। एंड एविक्ट द पीसेंट फ्रॉम द एरिया, और वो ऐसी ज़मीनों को हासिल करने के लिए वहाँ पर रहने वाले किसानों को वो वहाँ से खाली करवा देते थे, उन किसानों को वहाँ से हटाने के लिए बोलते थे। बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इससे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहती थी, टेंशन रहता था, तनाव होता था, लड़ाइयाँ होती थी। नोर वॉज लेबर, पहली बात प्रॉब्लम ये होगी कि ज़मीनें नहीं मिल पा रही थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इतना ये जो खेती बाड़ी होती है इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो इतना सारा लेबर कहाँ से आएगा। नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज, दूसरा लेबर को मोबिलाइज करना भी मुश्किल था। एक बड़ा जो प्लांटेशन है उसको बड़ी मात्रा में लोग चाहिए काम करने के लिए, और लेबर जो था नीडेड परसिस्टली एट द टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद द राइस कल्टीवेशन, और ये इसकी जो खेती बाड़ी का समय ऐसा था जिस समय पर जो दूसरे किसान या जो दूसरे लेबर होते हैं वो सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं, जो राइस की कल्टीवेशन के समय पर वो बिजी होते हैं। niche cultivation on a large scale also required many plows and bullocks। दूसरी बात ये कि निच कल्टीवेशन के लिए बड़ी मात्रा में हल की ज़रूरत होती थी, और जो बुलॉक्स जो होती हैं उनकी ज़रूरत थी, जो बैल होते हैं उनकी को ज़रूरत पड़ती थी। 1 बीघा इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए 2 हल की ज़रूरत पड़ती थी। इसका मतलब ये है कि एक प्लांटर विद 1000 बीघा, जिसके पास 1000 बीघा ज़मीन हो, उसको 2000 हल की ज़रूरत पड़ेगी उस ज़मीन पर हल चलाने के लिए। और इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लोज वॉज ए बिग प्रॉब्लम। दूसरा, इतनी बड़ी मात्रा में जब हल और बैल की ज़रूरत उनको पड़ेगी तो उनका मेंटेनेंस कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, ये भी अपने आप में प्रॉब्लम थी। और इतनी सारी सप्लाई वो जो किसान थे वो कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि उस समय पर जो भी हल और जो ब्लॉक्स थे वो बिजी हुआ करते थे राइस के खेतों में। एंड दैट एग्जैक्टली एट द टाइम एट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम, और उसी सेम समय पर इंडिगो की भी कल्टीवेशन हुआ करती थी, तो ये कैसे संभव हो पाता। टिल द लेट 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation। इसीलिए जो लेट 19th century तक आते आते, मतलब 1880-90 का जो समय था, वहाँ तक आते आते जो भी प्लांटर्स थे were reluctant to expand, जो भी प्लांटर्स थे वो नहीं चाहते थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि निच कल्टीवेशन को एक्सपेंड किया जाए। Less than 25% of the land producing indigo was under this system। 25% से भी जो कम ज़मीन थी वो इंडिगो कल्टीवेशन के अंडर थी इस सिस्टम में। द रेस्ट वाज अंडर द अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन, रोयती सिस्टम। जो बाकी जो बची हुई थी, जो 75% जो ज़मीन थी वो दूसरे सिस्टम के तहत काम कर रही थी, उसके ऊपर रोयती सिस्टम के तहत उसके ऊपर इंडिगो उगाया जाता था। इंडिगो ऑन लैंड ऑफ रोयट्स, ये दूसरा जो सिस्टम है वो समझते हैं अभी निच कल्टीवेशन के बाद। अंडर द रोयती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रोयट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। ये जो रोयती सिस्टम है इसमें जो प्लांटर होगा, जो बागान का मालिक होगा, वो ज़बरदस्ती किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, एक समझौता, जिसको सट्टा कहा जाता था। इस एग्रीमेंट को सट्टा कहा जाता था। At times they pressurize the village headman to sign the contract on behalf of the royals। royals का मतलब होता है किसान। यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता था कि ये जो बागान का मालिक होता था ये गांव वालों के बिहाफ पे, उस गांव का जो भी हेडमैन होगा, मुखिया होगा, उसको ज़बरदस्ती उससे साइन करवाता था इस कॉन्ट्रैक्ट पर कि वो गाँव के सारे किसानों को राज़ी करे यहाँ पर नील की खेती बाड़ी करवाने के लिए। अब दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट, अब जो भी लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते थे उनको जो प्लांटर्स होता था वो लो इंटरेस्ट रेट पर वो लोन देता था। बट द लोन कमिटेड द रोयट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर इज होल्डिंग। लेकिन जो भी व्यक्ति इससे लोन लेगा उसके पास जितनी भी ज़मीन होगी उस ज़मीन की 25% कम से कम हिस्से पर वो इंडिगो की खेती करेगा। द प्लांटर प्रोवाइडेड, जो प्लांटर होता था वो कई बार बीज भी ला कर देता था
एंड द ड्रिल, और जो ड्रिल्स होती थी वो भी उनको ला कर देता था खेती बाड़ी करने के लिए। वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर द सोइल, जबकि जो किसान होते थे, जो कल्टिवेटर होते थे, ज़मीन जोतने वाले, वो ज़मीन को प्रिपेयर करते थे, बीज बोते थे और पूरी फसलों की देखभाल वो खुद किया करते थे। यहाँ पर पेज नंबर 34 पर आपको पूरा पिक्चर दिखाया गया है कि किस तरीके से जो नील होता है उसको प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से उसकी डाई प्रिपेयर की जाती है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद when the crop was delivered to planter after the harvest, और उसके बाद जब हम बात कर रहे थे रॉयल्टी सिस्टम की, उसके बाद जब किसान जो होगा वो लोन ले लेगा, उसको जो प्लांटर होगा वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, लेकिन सारा जो जिम्मा होगा वो कल्टीवेटर का होगा, उसका होगा। फिर जब ये जो फसल हार्वेस्ट की जाएगी उसके बाद इसको डिलीवर किया जाएगा प्लांटर को ए न्यू लोन, उसके बाद रोयत को, इस किसान को एक नया लोन दिया जाएगा। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, और ये जो साइकिल था ये चलता जाएगा। पीसेंट्स हु वर इनिशियली अटेम्प्टेड बाय द लोन सून रियलाइज हाउ हार्ड द सिस्टम वाज, द प्राइस दे गॉट द इंडिगो दे प्रोड्यूस वाज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ द लोन नेवर एंडेड। शुरुआत में कुछ किसानों को लालच आ गया कि भाई अच्छा लोन मिल रहा है तो हम क्यों प्रोड्यूस करें, अपने खेतों में नील को उगाएं, लेकिन जल्दी ही इन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इनको जो पैसा मिल रहा है उनके जो हार्वेस्ट के बाद उनको जो पैसा मिल रहा है उनके प्रोडक्शन का, उन्होंने जो नील बेचा है वो पैसा कितना कम था, और जो इनको लोन पर दिया जा रहा है, पैसा लोन दिया जा रहा है उसका इंटरेस्ट कितना ज़्यादा था, और ये साइकिल कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं था, तो वो कर्जे के जाल में फंस जाएंगे। देयर वर अनदर प्रॉब्लम टू, दूसरी प्रॉब्लम भी थी यहाँ पर। जो प्लांटर्स थे यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट, जो प्लांटर हुआ करते थे वो ज़बरदस्ती किसानों को बोला करते थे कि तुम जो तुम्हारी सबसे अच्छी ज़मीन है उसके ऊपर तुमको ही ये नील की खेती करनी है, और जबकि किसान प्रेफर करते थे कि वो राइस को उगाएं। इंडिगो मोर ओवर हैड डीप, इंडिगो जो होता है उसकी जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन में बहुत गहरी जाती हैं और वो ज़मीन को ख़राब कर देती हैं। और आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस, और एक बार अगर हम इसी ज़मीन के ऊपर इंडिगो उगा लेंगे तो उसके तुरंत बाद वहाँ पर राइस की खेती नहीं की जा सकती, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो दिस वॉज द निच सिस्टम एंड निच कल्टिवेशन सिस्टम ऑफ इंडिगो एंड रॉयल्टी सिस्टम ऑफ निच इंडिगो कल्टिवेशन। अब है ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। अब ये जो ब्लू रेबेलियन था ये कैसे हुआ? इन द मार्च 1859, मार्च 1859 में हज़ारों की मात्रा में जो रोयट्स थे बंगाल में, उन्होंने मना कर दिया कि वो इंडिगो अब नहीं ग्रो करेंगे। जैसे जैसे ये रेबेलियन फैला, रोयट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स एंड अटैक्टेड द इंडिगो फैक्ट्रीज एंड आर्म्ड विद स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स। और बड़ी मात्रा में जो रोयट्स थे उन्होंने प्लांटर्स को मना कर दिया कि हम अपने खेतों में बिल्कुल भी इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। उन्होंने इंडिगो की फैक्ट्रियों के ऊपर हमले करना शुरू कर दिया और उनके हाथों में भाले, तलवारें, ये सारी चीज़ें थी, तीर कमान लिए हुए थे। औरतें भी इस लड़ाई में शामिल हो गई, उनके हाथों में जो किचन का जो भी हथियार होते हैं, पॉट्स हो गए, पैन हो गए, ये सारी चीज़ें लेकर औरतें भी इस लड़ाई में शामिल हो गई। दोज हु वर्कड फॉर प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉट, जो भी लोग जो थे जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे, उनकी बातों को मानते थे, उनको बॉयकॉट कर दिया गया। एंड द गोमाश्ता, गोमाश्ता कौन होते थे? एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट द रेंट वर बीटन अप। जो भी गोमाश्ता लोग आते थे किसानों से रेंट इकट्ठा करने के लिए, मतलब जो एजेंट हुआ करते थे, उनको बड़ी मात्रा में पीटा जाने लगा। एंड रोयट्स स्वोर्ड, अब जो रोयट्स जो किसान थे उन्होंने एक कसम खाई कि वो कभी भी एडवांस नहीं लेंगे प्लांटर्स ओनर से और अपने खेतों में कभी भी इंडिगो के बीज नहीं बोएंगे। नॉर बी बुलिड बाय द प्लांटर्स लेट द लाठी विल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स। अब जो इन लोगों ने कसम खाई कि ये प्लांटर्स के लिए काम नहीं करेंगे, और ना ही वो जो लठैत कौन होते हैं? प्लांटर्स ने अपने पास लाठी रखने वाले स्ट्रॉन्ग आदमियों को रखा हुआ था, जैसे कि गार्ड होते हैं, तो उनके द्वारा वो कभी भी मार नहीं खाएंगे, उन्होंने ऐसी कसम खाई। वाई डिड द इंडिगो पीसेंट डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर बी रिमेन? अब इन्होंने क्यों ऐसे बोला, जितने भी किसान थे इन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे? वट गेव, इतनी पावर उनके अंदर कहाँ से आई इन किसानों के अंदर?
क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ओप्रेसिव। सीधी सी बात है कि ये जो सिस्टम था इंडिगो कल्टिवेशन का, ये बहुत ज़्यादा ओप्रेसिव था, दमन करने वाला था, दबाने वाला था किसानों को। बट दोज हु आर ओप्रेस्ड do not always rise up in rebellion, they do so only at times। लेकिन जिन भी लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, वो हमेशा से विद्रोह नहीं करते हैं, कुछ ही बार ऐसा होता है। इन 1859 द इंडिगो रोयट्स फेल। 1859 में जो भी इंडिगो को उगाने वाले रोयट्स थे, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि दे हैड द सपोर्ट ऑफ लोकल, कि उनको लोकल ज़मींदारों का सपोर्ट है, गांव के मुखिया का उनको सपोर्ट है, कि ये जो गांव का मुखिया और जो लोकल ज़मींदार है ये प्लांटर्स के विरुद्ध इन लोगों की मदद करेंगे। कई सारे गाँव में इन मैनी विलेजेस हैड मैन हु हैड बीन फोर्स्ड, कई गाँव में ऐसा भी हुआ था कि जो गाँव का मुखिया था उसको फोर्स किया गया था कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। उन्होंने मोबिलाइज किया, उन्होंने इकट्ठा किया, इन हेडमैन ने इंडिगो पीसेंट्स को इकट्ठा किया एंड फोर्ट पिच बैटल। और ये जो लठैतों के साथ लड़ाइयाँ हुई थी, इसमें उन लोगों ने इनका साथ दिया। इन अदर प्लेसेस इवन द ज़मींदार, कुछ दूसरी जगह पर जो ज़मींदार थे वो भी गांव-गांव में जाकर रोयट्स के साथ आर्ग्यू कर रहे थे, उनको अपील कर रहे थे कि वो प्लांटर्स के खिलाफ मूवमेंट चलाएं, विद्रोह करें। दीज ज़मींदार्स, ये ज़मींदारों को क्या प्रॉब्लम थी? दीज वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ प्लांटर्स। इनको ये प्रॉब्लम थी कि जो भी प्लांटर्स हैं, जो भी बागान के मालिक हैं, उनकी बढ़ती हुई जो पावर है उससे ये लोग गुस्सा थे और ये अपनी ज़मीनों को इन प्लांटर्स को किसी भी तरीके से देना नहीं चाहते थे, लंबे लंबे लीज पर इनको नहीं देना चाहते थे। द इंडिगो पीजेंट्स आल्सो इमेजिन दैट, इंडिगो पीजेंट जो थे वो ये इमेजिन कर रहे थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करेगी इस स्ट्रगल में अगेंस्ट द प्लांटर्स। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। 1857 का रिवोल्ट जो पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित थी, वरिड थी कि पॉसिबली वो नहीं चाहते थे कि दूसरा कोई विद्रोह, दूसरी कोई लड़ाई, बड़ा विद्रोह यहाँ पर हो। व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ सिमरिंग रिवोल्ट ऑफ इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स, जब इन अंग्रेज़ी सरकार को ये बढ़ती हुई जो विद्रोह की खबर सुनी कि इस तरीके से जो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स हैं वो विद्रोह कर रहे हैं, उनके साथ विद्रोह हो रहा है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था उसने इन एरिया का इन्होंने दौरा किया विंटर में। एंड द रोयट्स सो द टूर वाज ए साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर द प्लाइट। और जो रोयत से, जब ये यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर आया, तो जो भी रोयत से उनको ऐसा लगा कि सरकार जो है वो उनके दुख में उनके साथ है, उनके सिंपैथाइज कर रही है। व्हेन इन बरसात द मजिस्ट्रेट एहले एडन इशूड ए नोटिस, तो एशले एडन issued a notice stating that Royals would not be compelled to accept indigo contracts. Word went around the Queen Victoria had declared that indigo need not to be sown. तो उन्होंने उसके बाद बरसात में जो मजिस्ट्रेट था एशले एडन, उन्होंने एक नोटिस इशू किया जिसमें ये कहा गया कि अब रॉयट्स को ज़बरदस्ती उनके साथ इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाए जाएंगे। और उसके बाद यही बातें जो थी क्वीन विक्टोरिया के कानों में भी गई, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि इंडिगो जो है अब उसको ना बोया जाए। ईडन वॉज ट्राइंग टू placate the peasant and control an explosive situation। ईडन जो था वो ये कोशिश कर रहा था कि जो किसान है उनको शांत कर दिया जाए और ये जो लड़ाई है, ये जो विद्रोह है, इसको यहीं पर रोक दिया जाए। एंड बट हिज एक्शन वॉज रीड एज सपोर्ट फॉर द रेबेलियन। लेकिन इसने जो भी काम किया उसको ऐसा माना गया कि ये रेबेलियन को सपोर्ट कर रहा है। वरिड एज द रेबेलियन स्प्रेड, जैसे ही ये जो रेबेलियन था, ये जो विद्रोह था, ये फैला, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कलकत्ता रश टू इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। जो भी बड़े बड़े व्यक्ति थे, जो भी बुद्धिजीवी लोग थे कलकत्ता से, वो इन इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में गए जहाँ पर इंडिगो उगाया जाता था। उन्होंने रोयट्स की जो दुख थी, तकलीफ़ें थी और जो प्लांटर्स का जो आतंक था, बुरे जो सलूक था वो जो करते थे, और जो इंडिगो सिस्टम है उसकी जो भी हॉरर्स हैं, उन सबको उन्होंने लिखा। वरिड बाय द रेबेलियन, सरकार को लिखा इन्होंने लेटर्स। तो सरकार जो थी वो इस रेबेलियन से पहले से बहुत ज़्यादा चिंतित थी। द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द, सरकार ने मिलिट्री फोर्सेस को बुलाया यहाँ पर
ताकि टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट एंड सेटअप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। तो सरकार ने यहाँ पर मिलिट्री को बुलाया ताकि जो भी प्लांटर्स हैं उनको किसानों को से बचाया जा सके, ताकि किसान उनको मार ना डालें। और एक इंडिगो कमीशन को इन्होंने बनाया ताकि ये जो पूरा इंडिगो प्रोडक्शन का मैटर है इसके बारे में इंक्वायरी की जा सके। द कमीशन ने ये पाया कि जो प्लांटर्स हैं वो दोषी हैं, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। एंड टू कोर्सिव मेथड, और जो वो बुरे तरीके वो अपना रहे थे इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ, उनके बारे में उनको काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। एंड जो कमीशन था उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि जो इंडिगो प्रोडक्शन है ये प्रॉफिटेबल नहीं है रोएट्स के लिए। द कमीशन आस्क्ड द रोएट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल्सो टोल्ड दैम दैट दे कुड रिफ्यूज़ टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। उन्होंने कमीशन ने ये बोला रोएट्स को कि जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है उसको पूरा कर दें, लेकिन आगे भविष्य में वो कभी भी अपने खेतों में इंडिगो कभी भी ना उगाएं और ना ही कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स, ये जो रिवोल्ट हुआ इसके बाद जो इंडिगो का प्रोडक्शन था बंगाल में वो लगातार गिर गया। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, लेकिन बंगाल से अब ये जो प्लांटर्स थे इन्होंने अपने ऑपरेशन को बिहार में चलाना शुरू कर दिया, मतलब बिहार में इन्होंने अपना इंडिगो का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वॉज सीवियरली अफेक्टेड, लेकिन उसके बाद 19th सेंचुरी में आर्टिफिशियल डाइज का सिस्टम आ गया। जो कपड़े के व्यापारी थे वो आर्टिफिशियल डाई यूज़ करने लगे कपड़ों को रंगने के लिए, तो इनका जो बिज़नेस था वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे, ए पीसेंट फ्रॉम बिहार परसुएडेड हिम टू विजिट चंपारण एंड टू सी द प्लाइट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर। तो एक किसान ने गांधी जी को लेटर लिखा और ये कहा कि वो चंपारण बिहार में आकर किसानों की जो दुर्दशा है, इंडिगो के जो किसान इंडिगो उगाने वाले जो कल्टिवेटर्स हैं उनकी दशा को देखें, उनके दुख तकलीफ़ों को देखें। महात्मा गांधी ने 1917 में विजिट किया चंपारण को एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट, और यहाँ पर जो किसान थे उनके लिए चंपारण मूवमेंट चलाया इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। तो that's it in this video students, the chapter is finished.